Hello students, hi there everyone. From today onwards we are going to start your chemistry revision of 9th class. और ये जो हम रिवीजन करने वाले हैं इट इज़ स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिड्यूस सिलेबस इशूड बाय द बोर्ड. तो जो भी आपके चैप्टर रिड्यूस हो गए, जैसे आपके ICSE में 9th में 9 चैप्टर्स थे केमिस्ट्री में 1 to 9, and the last 2 chapters have been removed from your syllabus. That is now last 8th and 9th chapters have been removed. तो आपके जो फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं वही आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आने वाले हैं. और आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं 9th के, एज यू ऑल नो, और बोर्ड से पेपर आता है, होते एक स्कूल में ही है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस रिविजन स्ट्रिक्टली एज पर योर बोर्ड डायरेक्शंस. और हम इन चैप्टर्स को सीक्वेंशियली नहीं करेंगे. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द 5th चैप्टर. और दोज ऑफ यू हु हैवंट सीन द शेड्यूल, इट इज़ ऑलरेडी गिवन ऑन द चैनल क्विक टू लर्न, जो हमारा चैनल है. तो आप उस पर जाके देख लीजिए स्केड्यूल, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी रिवीजन करेंगे. एंड सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 5th चैप्टर. उसमें आपको डेट वाइज दे रखा है कि किस चैप्टर, कौन सा चैप्टर किस दिन होगा और उसके कितने लेक्चर्स होंगे और उसमें क्या क्या कवर होगा उस दिन. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 5th चैप्टर, पीरियोडिक टेबल. सिंस चिल्ड्रन इट इज़ अ रिविजन, आई विल नॉट बी टेकिंग द होल चैप्टर इनटू डिटेल. तो टॉपिक वाइज हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, बच्चों को नहीं याद रहता है, या जो जिस पे एम्फेसिस करना है, जो ज़्यादा मार्क्स का आएगा उस पे हम स्ट्रेस करेंगे. एंड विल ट्राई टू कवर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइजेस एज वेल. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर रिविजन. द चैप्टर इज 5th चैप्टर, द पीरियोडिक टेबल. तो पीरियोडिक टेबल क्या है उसके बारे में. और पीरियोडिक टेबल क्या है? इट इज़ अ टेबल जिसमें कि जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं उनको क्लासीफाई किया गया है ग्रुप्स में और पीरियड्स में. तो वो पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्या है, वाई डू वी हैव टू स्टडी इट, ये क्यों किया गया है, इतनी मेहनत क्यों की गई है, और आप लोगों को ये लर्न करना क्यों ज़रूरी है, जो कि मैक्सिमम बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें लर्न करने में. दे फाइंड इट वेरी इरिटेटिंग कि ये क्यों लर्न करना है. तो वो ज़रूरी क्यों है, क्यों बनी इतनी मेहनत, क्यों की साइंटिस्ट ने, वो सब हमें इसमें पढ़ना है. तो व्हाट वाज द रीज़न फॉर क्लासिफिकेशन, कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उनको हम एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टडी कर सकें, इसलिए हमने उसको क्लासिफाई किया है, ताकि हम उनको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टडी कर सकें. अब आप लोग कहोगे कि स्टडी करना क्यों ज़रूरी है. स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जितनी भी हमारी लाइफ के लिए जो यूज़फुल चीज़ें हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मशीन्स हैं जो आपकी लाइफ को ईजी बनाती हैं, वो सब चीज़ें अल्टीमेटली किससे बनती हैं? मटीरियल से, एलिमेंट्स से, है ना. एलिमेंट से कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड से डिफरेंट मटेरियल्स बनते हैं, एंड देन वी गेट टू हैव दोज वंडरफुल थिंग्स विच मेक आवर लाइफ ईजियर. तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें, सब के बारे में पता होनी चाहिए. तो एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज मैनर में हेल्प करने में, अरेंज करने में हेल्प करता है. फिर उनकी प्रॉपर्टीज समझ में आ जाती हैं हमें. अभी आप जब पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल तो ऐसे होता है उसमें कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. और फिर एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ किस किस कंडीशन में रिएक्ट करता है, कौन से कंपाउंड बनते हैं, कौन से हमारे लिए यूज़फुल हैं, हम उनसे कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं, हाउ कैन वी मेक डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर आर बेटरमेंट, हम कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें, रिलेशनशिप्स सारी एलिमेंट्स की एक दूसरे के साथ की किसकी कितनी वैलेंसी है, तो वो किसके साथ कंबाइन करके कैसा कंपाउंड बनाएगा. इनिशियली जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो ये सब बड़ा बच्चों को समझ नहीं आता कि कैसे कंपाउंड बन जाते हैं. तो जब आप इसको एक सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ते हो ना, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली वैलेंसीज वगैरह सब दिमाग में सेट हो जाता है, तो हमें समझ में आता है कि हाँ, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 17 के साथ बहुत ईजिली बना लेते हैं कंपाउंड्स. तो क्यों बनाते हैं, आपने बॉन्ड्स 4th चैप्टर में पढ़ लिए हैं, तो ये सब इसमें हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले जो एक क्राइटेरिया देखा, पहले तो साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च की कि इन सारे जो इतने भी नॉन एलिमेंट्स हैं इनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए. आफ्टर ऑल कोई बेसिस होना चाहिए ना क्लासिफिकेशन का. जैसे कि आप क्लास में जब पढ़ते हो तो आपको क्लासिफाई किया जाता है. कैसे क्लासिफाई किया जाता है? स्कूल में, सपोज हम क्लास भी छोड़ो, स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को लेते हैं, तो पहले हम उन्हें सेग्रीगेट करते हैं एज के हिसाब से क्लासेस में, है ना, कि इस एज का बच्चा या इसकी इतनी पर्टिकुलर नॉलेज है तो दिस चाइल्ड शुड बी इन दिस पर्टिकुलर क्लास. फिर हम और बहुत क्राइटेरिया हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं. तो ऐसे ही सारे साइंटिस्ट ने बहुत दिमाग लगाया. ये बहुत पुरानी बात हो रही है, 17th-18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम. तो साइंटिस्ट ने बहुत दिमाग लगाया कि हाउ टू क्लासीफाई देम. तो क्या हुआ कि 18th सेंचुरी के एंड तक ये सब चीज़ें हो गई थी, और फिर 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हमें काफ़ी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया था.
तो सबसे पहले जो थे एक साइंटिस्ट थे विलियम प्राउट, उन्होंने ये बोला कि एटॉमिक मास जो होता है एक एलिमेंट का वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। एटॉमिक मास, वेट नहीं, मास, तो वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब वो एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसको लेके हम बाकी सारे एलिमेंट्स, मतलब सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से, मास के क्राइटेरिया से सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये एक बेसिस हो सकता है क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहले विलियम प्राउट ने ये सजेस्ट किया, ये नाम आपको याद रखना है। विलियम प्राउट ने ये सजेस्ट किया कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पे, उनके मास के बेसिस पे। फिर इसके बाद जो साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट थे आपके जो सिलेबस में, हम वही करेंगे। तो डॉबरिनर्स ट्रायड्स, अब डॉबरिनर थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया कि सारे एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में डिवाइड किया जिसको हम बोलते हैं ट्रायड्स। और इन्होंने क्या कहा कि जैसे 3 एलिमेंट्स को, यहाँ पे देखो दे रखा है, 3 एलिमेंट्स को इन्होंने रखा है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे सपोज इन्होंने एलिमेंट रखे A, B, C, इन्होंने 3 एलिमेंट्स को रख दिया इस ग्रुप में। तो इन्होंने ये बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका मास ले लो और थर्ड एलिमेंट का मास ले लो। मतलब अगर हमने A + C ले लिया, इन दोनों का मास ले लिया और इसकी एवरेज निकाली, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी, सपोज ये वैल्यू आ गई, तो ये जो X है ये ही B का मास होगा। जो B का मास होगा वो X के बराबर होगा। तो इन्होंने ये बोला कि जो B का मास है वो X के बराबर हो जाएगा। तो ये इनका जो था, ये डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स था। तो इन्होंने सारे एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उन्होंने बोला ये सारे ट्रायड्स हैं, और जो भी पहला एलिमेंट होगा इस ट्रायड का और जो थर्ड एलिमेंट होगा उसकी अगर हम एवरेज ले लेंगे उसके मास का, तो हमें जो थर्ड वाला एलिमेंट है उसका मास मिल जाएगा। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, कैल्शियम और बेरियम का। कैल्शियम का मास दे रखा है 40, बेरियम का 137, इन दोनों को ऐड करके 177 आ गया, उसको 2 से डिवाइड किया तो 88.5 आ गया, जो कि है एटॉमिक मास स्ट्रोंशियम का। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है यहाँ जो दे रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से अरेंज है। तो इन्होंने जितने उस समय नोन एलिमेंट्स हैं उन सबको ट्राई किया कि ये अरेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लेके किया तो ये भी फिट हो गए, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि हमने इस लॉ, इस जो ट्रायड्स वाला लॉ था डॉबरिनर का, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जितने भी सारे एलिमेंट्स उस समय नोन थे वो सारे के सारे ट्रायड्स में फिट नहीं हुए, वो ट्रायड की फॉर्म में अरेंज नहीं हो पाए। आप जब ये पढ़ेंगे ना, तो एक तो आपको पढ़ना है कि उसका क्या था, डॉबरिनर का क्या, उन्होंने क्या बोला था, उनका लॉ क्या था या उन्होंने क्या दिया था, और उसके डिस्कार्ड क्यों हुआ वो, व्हाट वर द रीजंस फॉर इट्स फेलियर, वो भी याद रखने हैं। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, लॉ भी और उसके फेलियर के रीजंस भी। तो दूसरा था कि दिस लॉ डिड नॉट अप्लाई इवन विद इन द फैमिली, मतलब एक जो फैमिली थी, एक ग्रुप था, उसमें भी ये लॉ पूरी तरह से ट्रू नहीं था, इट वॉज नॉट एप्लीकेबल। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का आपको एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। फ्लोरीन और ब्रोमीन का मास 19 + 80 करके तो आया 49.5, जबकि क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो यहाँ पे भी ये ट्रू नहीं था, इसीलिए हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये थे एक जॉन न्यूलैंड, ये एक साइंटिस्ट थे हु वाज अ लवर ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का बहुत शौक था इनको। तो इन्होंने जो लॉ दिया वो दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स क्या होता है, जो आपके जो सरगम के 7 सुर होते हैं ना, सारे गामा पाधा नीसा, दे आर नोन एज ऑक्टेव्स, एंड इंग्लिश में भी कॉल देम डो रे मी फा सोला टी डो। So what did he say? Since he was a lover of music, he gave his law according to these 7 notes of music. He said, when elements are arranged by increasing atomic mass, the properties of every 8th element starting from any element are a repetition of properties of the starting element. उन्होंने बोला कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उनको हम अरेंज कर देंगे, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से सेम होगी, सिमिलर होंगी, दे विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। उन्होंने कहा जब हम एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे सारे एलिमेंट्स को, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती होंगी, 8th एलिमेंट से, सेकेंड वाले की 9th से, थर्ड वाले की 10th से, मतलब एवरी 8th कहीं से भी स्टार्ट कर लो, वहाँ से स्टार्ट करके जो 8th वाला एलिमेंट आएगा उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। सो दिस वॉज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
इनका फ़ायदा क्या हुआ कि जो लाइट एलिमेंट्स थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब सही हो गए, ये सब एक ग्रुप में आ गए और इनका लॉ भी फॉलो किया। ये भी एटॉमिक मास के बेसिस पे ही इन्होंने लॉ डिराइव किया था। अब लेकिन इसको डिस्कार्ड क्यों किया गया? क्योंकि जो हैवी एलिमेंट्स थे, जो कि कैल्शियम से नीचे आ रहे थे, वो इस रूल में फिट नहीं हो पाए। और एक और चीज़ थी कि न्यूलैंड ने ना कोबाल्ट और निकल को इकट्ठे कहाँ डाल दिया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ। मतलब कि जो हैवी मेटल्स हैं कोबाल्ट और निकल, उनको उन्होंने हैलोजेंस के साथ फिट कर दिया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। उनकी तो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही ऑपोजिट होती हैं। तो इसीलिए ये लॉ भी डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके अलावा आयरन को भी बहुत दूर डाल दिया था। आयरन, कोबाल्ट, निकल की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और आयरन को उठा के उन्होंने कहीं अपने लॉ के हिसाब से कहीं और फिट हुआ आयरन, इसलिए ये लॉ भी डिस्कार्ड कर दिया गया। वी डिड नॉट इवन फॉलो दी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देन केम मेंडलीव। अब 1869 में एक रशियन साइंटिस्ट है, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। अब ये क्या थे? इन्होंने उस समय जब इन्होंने ये आए थे 1869 में, जिन्होंने मतलब रिसर्च तो पहले से कर रहे थे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 1869 क्योंकि तब इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ दिया था। तो उस समय नॉन एलिमेंट्स थे 63। तो इन्होंने उन 63 एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया कि अच्छा, अभी तक जो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी तक जो भी अरेंजमेंट का क्राइटेरिया है, सारे एलिमेंट्स को जो अरेंज किया जा रहा है, इट इज़ दे आर बीइंग अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मासेस। अभी तक जो क्लासिफाई हो रहे हैं एलिमेंट्स, दे आर ऑल बीइंग क्लासिफाइड एंड अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मासेस। अभी और कोई क्राइटेरिया नहीं लिया है किसी भी साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो उस समय 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने उन 63 एलिमेंट्स को एक टैबुलर फॉर्म में अरेंज किया और उनको ग्रुप्स और कॉलम्स में अरेंज किया। मतलब वर्टिकल रोज बनाई जिनको उन्होंने बोला ग्रुप्स, और उन वर्टिकल रोज में फिर उन्होंने हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बनाए जिनको उन्होंने बोला पीरियड्स। तो उन्होंने ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज की एक टेबल बनाई, एक टैबुलर फॉर्म में उन 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया और उन्होंने इस टेबल को बोला पीरियोडिक टेबल। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब उन्होंने किस बेसिस पे अरेंज किया? एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो उन्होंने ऐसे किया कि जो स्टार्टिंग थी, जैसे यहाँ पे जो पहला एलिमेंट आएगा, सबसे कम मास वाला एटम एलिमेंट जो है वो सबसे पहले आ गया, एंड देन दे वेंट ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करते चले गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मासेस, उसमें वो अरेंज करते चले गए। अच्छा, इन्होंने एक और अच्छा काम किया कि जैसे सपोज यहाँ पे इन्होंने ऐसे अरेंज किया है जिसका 1 एटॉमिक मास है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सपोज जैसे 9 किसी का एटॉमिक मास है, वो डिस्कवर नहीं हुआ, तो उन्होंने उसकी ना खाली जगह छोड़ दी। ही लेफ्ट अ ब्लैंक स्पेस फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट विच वाज नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। फिर उसके बाद उन्होंने 9 को छोड़ के यहाँ पे 10 ले लिया। 11, सपोज 12 डिस्कवर नहीं हुआ तो वहाँ भी उन्होंने एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया। 13 हुआ, नहीं हुआ, वहाँ भी छोड़ दिया। देन ही टुक दी 14th एलिमेंट। तो ऐसे इन्होंने क्या किया कि 63 नोन एलिमेंट्स को कॉलम्स में, ग्रुप्स में दैट इज, और हॉरिजॉन्टल रोज में दैट इज पीरियड्स में अरेंज किया। एंड ही लेफ्ट स्पेसेस, देखो यहाँ दे रखा है, एंड ही लेफ्ट ब्लैंक स्पेसेस वेयर द एक्सपेक्टेड पीरियोडिसिटी वॉज डिसरप्टेड। मतलब कि जहाँ पे कि एक एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रही थी, ऊपर नीचे के एलिमेंट्स की, तो उन्होंने जगह खाली छोड़ दी कि यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा आएगा जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। तो इन्होंने इन 63 एलिमेंट्स को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज किया या पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज किया। तो दैट इज वाई दिस इज नोन एज अ पीरियोडिक टेबल। और इन्होंने एक लॉ दिया इसके बेसिस पे, दैट इज नोन एज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इन्होंने क्या बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। मतलब कोई एलिमेंट की जो कोई भी एलिमेंट जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है या केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, वो किससे गवर्न होते हैं, किससे रेगुलेट होते हैं? उसके एटॉमिक मास से, ठीक है। तो इन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से सारे एलिमेंट्स को, उस समय के जो 63 नोन एलिमेंट्स थे, उनको ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब ये हो गया कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, ठीक है, दैट इज नोन एज पीरियोडिसिटी। तो अब पीरियोडिक टेबल की आप डेफिनेशन देख लो।
कि पीरियोडिक टेबल इज अ चार्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर इन द सेम वर्टिकल कॉलम, दैट इज द ग्रुप. इट इज कॉल्ड पीरियोडिक. अब इसको हम पीरियोडिक टेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ पीरियड्स एंड इट इज कॉल्ड अ टेबल बिकॉज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन टैबुलर फॉर्म. तो पीरियोडिक टेबल क्यों बोल रहे हैं? पीरियोडिक बोल रहे हैं क्योंकि एक्टिविटी जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक सिमिलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं, और टेबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको टैबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया है. अब मेंडलीव की ये पीरियोडिक टेबल दे रखी है आपकी बुक में, ठीक है. इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, बस एक नज़र डाल लीजिएगा कि कैसे है. अब इसमें इन्होंने क्या क्या इसेंशियल फीचर्स दिए थे, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. पहली बात तो यही होगी कि इन्होंने सारे एलिमेंट्स को वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया, नोन एज ग्रुप्स, एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स. 8 ग्रुप इन्होंने अरेंज किए थे, ग्रुप 1 to 8. 8 ग्रुप्स में ही उन 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था. ओके. इनर्ट गैसेस उस समय तक डिस्कवर नहीं हुई थी. इनर्ट गैसेस वर नॉट नोन एट दैट टाइम. अब ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एलिमेंट्स मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मतलब ये भी इनका हो गया था. ये मॉडर्न पीरियड जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस बनी थी. अब इन्होंने भी ये किया कि जो एलिमेंट्स थे उनको जब यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट किया तो मेटल्स थे, मेटालिक कैरेक्टर था उन एलिमेंट्स का, और जैसे जैसे वो ऐसे मूव करते गए राइट की तरफ तो उनका मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटल्स में चेंज हो गया. तो मतलब जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स थे वो मेटल्स थे और जो राइट साइड वाले थे वो नॉन मेटल्स थे. ओके. अब मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या थी, इनकी क्या मेरिट्स थी, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे? कि उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको ग्रुप कर दिया और 8 ग्रुप्स में, ताकि हम उनकी स्टडी को एक सीक्वेंशियल मैनर में कर सकें. फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ही लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स. जो एलिमेंट्स उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे, ही लेफ्ट गैप्स फॉर देम. ओके. देन he thought that these will be discovered later on. Then third, prediction of properties of undiscovered elements. जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी भी प्रॉपर्टीज़ वो प्रिडिक्ट कर पाए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि ये जैसे कोई ग्रुप है उसमें कोई मिसिंग स्पेस है तो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी अपने ग्रुप के एलिमेंट्स की बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी की तरह ही होंगी. सो ही कुड प्रिडिक्ट. जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है एका एल्यूमिनियम. एका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के नीचे जो एम्प्टी स्पेस था जहाँ पे कि डिस्कवर नहीं हुआ था कोई एलिमेंट, उसकी उन्होंने प्रिडिक्ट की. तो वहाँ पे एलिमेंट गैलियम डिस्कवर हुआ 1876 में बाद में. तो गैलियम की प्रॉपर्टीज़ वही हैं या सिमिलर है ऑलमोस्ट, जो कि उन्होंने प्रिडिक्ट की थी उसके हिसाब से. ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे आता है जर्मेनियम. तो एका सिलिकॉन मतलब उन्होंने जगह छोड़ दी कि दिस यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा इट विल बी एका सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन जैसा, जस्ट लाइक सिलिकॉन. तो वो था जर्मेनियम. तो जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज़ भी सिलिकॉन जैसी होती है. ओके. उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उन्होंने अरेंज किया ना एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में मासेस के हिसाब से, तो जितने एलिमेंट्स के उस समय एटॉमिक मास गड़बड़ थे, थोड़े बहुत इनकरेक्ट थे, वो भी ही कुड करेक्ट द वैल्यूज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ दोज एलिमेंट्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम. और उनको क्योंकि उनकी सही जगह पे रखा तो उनके करेक्ट जो मास थे वो कैलकुलेट हो गए. अब ये सब तो फ़ायदे हो गए. अब इसके डिफेक्ट्स क्या हैं? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हमने क्यों एक्सेप्ट नहीं की? इतने फ़ायदे होने के बावजूद भी वाई डिड वी रिजेक्ट इट? अब पहला क्या था कि इसमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि इसके मेंडलीव के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे. जैसे कि आर्गन है, इसका एटॉमिक मास है 39.9. तो ये 39.9 जो है ये पोटेशियम के पहले आ रही थी, इट प्रिसीडेड, जबकि पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.1. तो कायदे से अगर एटॉमिक मास के हिसाब से हम अरेंज करें तो पोटेशियम पहले आना चाहिए और आर्गन बाद में आने चाहिए. फिर कोबाल्ट का मास ये था तो ये निकल के साथ, ये निकल के आगे आ रहा था जबकि इसको निकल के बाद आना चाहिए. अच्छा, यहाँ पे ना आर्गन का दे रखा है, आर्गन उस समय तक डिस्कवर नहीं हुई थी, आर्गन बाद में डिस्कवर हुई है, इसलिए बाद में उसकी जगह मिलने के बाद हमने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है कि हमें ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल भी सूटेबल नहीं है. ऐसी और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आइसोटोप्स की पोजीशन को ये सही जगह नहीं दे पाए, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे एटॉमिक मास तो उनका डिफरेंट था, तो
अब अलग एटॉमिक मास है आइसोटोप्स का, तो उनको अलग अलग जगह देनी पड़ेगी। तो एक ही पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट के अलग अलग जो एटम्स हैं उनको अलग जगह नहीं दे पाए, तो आइसोटोप ही कुड नॉट प्लेस देम प्रॉपरली। देन ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स, कुछ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स है उनको इकट्ठे रखना पड़ा, जैसे कि कॉपर और सिल्वर को लिथियम और सोडियम के साथ रखा गया ग्रुप 1 में, जबकि लिथियम, सोडियम और कॉपर, सिल्वर की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। ये लाइट मेटल है, वो हैवी मेटल है। देन जो केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको अलग रख दिया गया, जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम सिमिलर होते हैं तो उनको सेपरेट ग्रुप्स में रखा गया। फिर इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाए और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। तो अब ये इसलिए ये सारे मेंडलीव के जो लॉ पीरियोडिक टेबल थे इसको भी रिजेक्ट कर दिया कि इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। नाउ अब एक साइंटिस्ट आए, इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मोजली। इनकी 1913 में इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में, जो हमने पढ़ी है 4th चैप्टर में, CRT कैथोड रे ट्यूब, उसके थ्रू इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की। ठीक है, तो इससे इन्हें ये पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और वो जो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब वो यूनिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं कि हर एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। उतना पॉजिटिव चार्ज, जैसे किसी एटम के अंदर सपोज 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और किसी एटम में नहीं होता है। दूसरे एटम में 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होगा। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और यूनिक प्रॉपर्टी है, तो क्यों ना इसके बेसिस पे सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए। अब आप पढ़ चुके हो कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एक एटम के अंदर उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब उन्होंने इसके बेसिस पे अरेंज किया। तो हेनरी मोजली जो थे इन्होंने हमारी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही हैज़ गिवन अस दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच वी आर स्टडिंग टुडे। तो इन्होंने क्या बोला कि द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। इन्होंने ये बोल दिया कि एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर दिया। अब इन्होंने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन्स के बराबर होता है, इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो इन्होंने ये बोल दिया, हेनरी मोजले इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, and he said that atomic number is a better fundamental property of elements compared to atomic mass। क्योंकि atomic mass तो फिर भी दो एलिमेंट्स का सेम हो रहा था, आइसोटोप्स का सेम हो रहा था, आइसोटोप्स का डिफरेंट हो रहा था, सॉरी। तो इन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर जो है वो सबका डिफरेंट होता है और कोई भी एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है। नाउ which law did he give? He said he gave a modern periodic law according to which he said physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic numbers। इन्होंने ये बोल दिया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो किसके बेसिस पे डिटरमाइन होती है, उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अनोमलीज की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो अनोमली थी, जो कमियां थी, वो इन्होंने कैसे दूर की कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, क्योंकि सारे आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, है ना, तो इसीलिए एटॉमिक नंबर सेम में चेंज क्या होता है, मास नंबर। तो इसीलिए एक ही जगह पे उनको रखा जाएगा। पोजीशन ऑफ आर्गन एंड पोटेशियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 हो गया और पोटेशियम का हो गया 19, इसलिए आर्गन जो थी वो पोटेशियम के पहले आ गई। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई। तो इसलिए बाकी जो सारी इश्यूज थे वो भी हमारे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व हो गए। तो ये हो गया हमारी पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन। अब हम एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस देख लेते हैं। 15 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपकी बुक में और बहुत ईजी हैं। आई विल नॉट बी डूइंग ऑल ऑफ देम, ये आपकी बुक में दे रखे हैं। व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, ये ऑलरेडी दे रखा है। आप 3 पॉइंट थे और तीनों में से मार्क्स के हिसाब से लिखिएगा, 2 पॉइंट हो तो 2, 3 हो तो 3। What was the basis of the earliest attempts made for classification grouping? वही आपको 2-3 जो दे रखे हैं वो बताने पड़ेंगे। फिर A, B, C are the elements of Dobrinus triad if the atomic mass of A is 7, A का 7 है, C का 39 है, तो B का एटॉमिक मास क्या होगा। तो आप A और C देखो, A और C का एटॉमिक मास ऐड कर लो, उसको 2 से डिवाइड कर दो,
A 7 + 39 gives 46, 46 डिवाइड बाई 2 इज 23, तो बी का एटॉमिक मास हो जाएगा 23. डॉबरिनस की ट्राइड को क्यों डिस्कार्ड किया, वो 2 पॉइंट थे, वो कर लीजिए आप. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है. Did Doberanus triads also existed columns of Newland's octaves? No. उन्होंने तो 3 के ग्रुप्स में लगाया था. फिर नेक्स्ट है लिथियम सोडियम पोटेशियम एलिमेंट्स वर पुट इन वन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज. व्हाट आर दोज सिमिलर प्रॉपर्टीज? लिथियम सोडियम पोटेशियम को एक ग्रुप में रखा गया, तो वो प्रॉपर्टीज क्या थी? वो प्रॉपर्टीज क्या थी कि ऑल ऑफ देम वर मेटल्स, देन दे हैड वैलेंसी 1, पॉजिटिव वैलेंसी थी, एंड दे ऑल फॉर्म्ड बेसिक ऑक्साइड्स ऑन बीइंग रिएक्टेड विद oxygen. Next, the elements calcium, strontium and barium were put in one group or family on the basis of their similar properties. What were those? Same similar properties, बस valency जो है वो +2 हो जाएगी. What was Mendeleev's basis for classification of elements? Atomic mass. Mendeleev तक सबका basis atomic mass ही था, सिर्फ जो लास्ट में आया आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपका है atomic number. अच्छा, Mendeleev's contribution, ठीक है, गिव रीजंस आप देख लीजिएगा, दे रखा है बुक में पूरा. मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्लियरली दे रखा है. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल यूज करके यू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन. हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन सिलिकॉन वहाँ दे भी रखे हैं, यू कैन प्रिडिक्ट ऑल्सो. कार्बन का हो जाएगा CH4 और सिलिकॉन का हो जाएगा SiH4. सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन की भी 4 होती है. ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड बेरियम. पोटेशियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, तो ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम K2O, Al2O3, एल्यूमिनियम का और बेरियम का BaO, सिंस बोथ ऑफ देम हैव वैलेंसी 2. बेरियम और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी 2 होती है. विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स वर मिसिंग फ्रॉम मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल? नोबल गैसेस वर मिसिंग, और वो हमने अब किस ग्रुप में रखी हुई है? ग्रुप 18 में रखी हुई है, उस समय डिस्कवर नहीं हुई थी. स्टेट द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, दे रखी है बुक में. व्हाई डिड मेंडलीव लीव सम गैप्स? ताकि नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो सके. आपसे एग्जाम्पल पूछें तो आप एग्जाम्पल बता दीजिएगा. वो गैलियम और जर्मेनियम की उसने जगह छोड़ी थी, वहाँ पे एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, वहाँ पे नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, गैलियम और जर्मेनियम, वो वाली चीज़ बताएंगे आप. द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट टू द केमिस्ट देन इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास. वाई? ऑब्वियसली क्योंकि वो उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है. कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स: बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम. नेम द एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप एंड सेम पीरियड. ठीक है. नेम एन एलिमेंट हुज प्रॉपर्टीज वर प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. 2 प्रिडिक्ट की थी, वही एका है ना, तो गैलियम बना था और जर्मेनियम. एका एल्यूमिनियम गैलियम था और एका सिलिकॉन जर्मेनियम. देन नेम 2 एलिमेंट्स हुज एटॉमिक वेट्स वर करेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशंस इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. गोल्ड और प्लैटिनम, जिनको कि अलग अलग रख दिया था. Okay, how many elements were known at the time of Mendeleev's classification of elements? 63 elements were known. तो ये हमारी आज की क्लास फिनिश करते हैं. आई डोंट वांट टू ड्रैग इट क्योंकि रिवीजन क्लास है. अब नेक्स्ट में हम इसका आगे का काम करेंगे, 5th B तक कवर कर लेंगे नेक्स्ट में, एंड देन विल मूव फर्दर. ठीक है. तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई हों, अब इसके बाद भी अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सो दैट वी कैन सॉर्ट इट आउट क्विकली. एंड यू शुड डू इट वेरी क्विकली, ताकि जल्दी जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए. ओके, सो हैप्पी लर्निंग. ओके, थैंक यू.